हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट होली की शाम यानी 21 मार्च को आई। इस लिस्ट में 184 उम्मीदवारों के नाम थे और जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस लिस्ट में लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं होगा, वैसा ही हुआ। 1998 से जिस गांधीनगर सीट से वे चुनाव जीतते रहे थे, उस सीट से इस बार भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह को टिकट दी गई है। आडवाणी को भाजपा का लौह पुरुष कहा जाता था और अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। लौह पुरुष ने पार्टी को 2 सीटों से निकालकर सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन अब चाणक्य ही हैं जिनके भरोसे भाजपा है, यानी अमित शाह हैं। तो क्या भाजपा के इस फैसले से यह माना जाए कि आडवाणी युग का अंत हो गया है, या यह कहना सही होगा कि उन्हें कूचे से आखिरकार निकाल ही दिया गया? एक जमाने में लालकृष्ण आडवाणी की पूरे भारत में तूती बोला करती थी। जिन आडवाणी ने 1984 में 2 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी को रसातल से निकालकर पहले भारतीय राजनीति के केंद्र में पहुंचाया और फिर 1998 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया, उन्हीं आडवाणी को अब भाजपा ने हमेशा के लिए घर बैठा दिया है। दरअसल 2004 और 2009 2 चुनाव में लगातार हार के बाद आडवाणी के प्रभाव का दायरा भारतीय राजनीति, भाजपा और संघ परिवार पर कम होता गया और एक जमाने में उनकी छत्र छाया में पलने वाले नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ले ली। कभी गांधीनगर से आडवाणी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने वाले नरेंद्र मोदी ने आज उन्हें रिप्लेस कर दिया है और अपने सिपहसालार अमित शाह को भाजपा के इस गढ़ की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूरे देश में किसी भी सीट से खड़े हो सकते थे, फिर उन्होंने गांधीनगर को ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या मकसद केवल आडवाणी के राजनीतिक सफर को खत्म करना था, या बाकी बुजुर्ग नेताओं को संदेश देना था कि आगे उनका भी यही हश्र होगा जो आडवाणी जी का हुआ है? या मोदी और शाह की कोई और रणनीति भी इस फैसले में शामिल है? और क्या हैं अमित शाह के लोकसभा चुनाव लड़ने के सियासी मायने? आइए इसे भी समझ लें। अमित शाह का लोकसभा चुनाव लड़ना, और वो भी गांधीनगर सीट से, एक साथ कई मकसदों को साधता है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और बड़ोदरा दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था और जीता भी था, लेकिन बाद में गुजरात छोड़कर उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनाया और इस बार उनका वाराणसी से लड़ना तय हुआ है, यानी वो बड़ोदरा से नहीं लड़ेंगे। मोदी ने केंद्र की सत्ता के लिए गुजरात को छोड़ा, लेकिन वे गुजरात की जनता को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ से अभी वे अलग नहीं हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़त, अहमद पटेल की राज्यसभा सीट के लिए जीत, हार्दिक पटेल का राजनीतिक उभार, इन तमाम कारणों से भाजपा चौकन्नी हो गई है और वो कतई नहीं चाहेगी कि उससे कहीं भी थोड़ी भी चूक हो। इसीलिए गुजरात के लोगों को संदेश देना जरूरी है कि भाजपा और मोदी के लिए गुजरात का महत्व कम नहीं हुआ है। पिछले चुनाव में भाजपा गुजरात की पूरी 26 सीटों पर विजयी हुई थी। इस बार अमित शाह का गांधीनगर से चुनाव लड़ना गुजरात के लोगों को आश्वस्त करेगा कि पार्टी का मुखिया गुजरात का संसद में प्रतिनिधित्व करेगा। यानी अपने सुरक्षित गढ़ को भाजपा अध्यक्ष के हवाले करके भाजपा इत्मीनान कर लेना चाहती है ताकि बाकी देश पर फोकस कर सके। खैर, चलिए अब फिर लौटते हैं आडवाणी जी पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों वे केंद्र से हाशिए पर आते गए और आखिरकार बाहर हो गए। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद आडवाणी जी अकेले ऐसे शख्स हैं जो पहले पीएम इन वेटिंग कहलाए, फिर प्रेसिडेंट इन वेटिंग, और आखिर में उनका हश्र ऐसा हुआ कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम। अटल आडवाणी की जोड़ी ने एक जमाने में वही कमाल भाजपा के लिए किया था जो आज मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी अटल जी के नसीब में ही आई और आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। दरअसल आरएसएस का समर्थन पाने के लिए आपका हार्डलाइनर होना जरूरी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद उसी शख्स को मिलता है जिसकी अखिल भारतीय स्वीकार्यता हो। अटल जी की बोलने की क्षमता और हिंदी हार्टलैंड की उनकी समझ ने उनको पीएम की कुर्सी पर बिठाया, जबकि आडवाणी ऐसा नहीं कर पाए और कट्टर हिंदुत्व की राजनीतिक इमेज में फंसे रह गए। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने 2004 में समय रहने से पहले चुनाव करवाया, लेकिन जनता ने एनडीए को नकार कर यूपीए को स्वीकारा। फिर 2009 में भाजपा की सीटें और कम हो गईं।
भारतीय राजनीति में सर्वस्वीकार होने की आडवाणी की दबी इच्छा की वजह से ही उन्होंने 2005 में पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करने का मास्टर स्ट्रोक खेला था। लेकिन ये दांव ऐसा उल्टा पड़ा कि उसने उनका राजनीतिक जीवन एक तरह से खत्म कर दिया। जिस पार्टी के वे अध्यक्ष थे, उसी के संसदीय बोर्ड ने उनके खिलाफ आलोचनात्मक प्रस्ताव पास किया। 2014 के चुनाव में उन्होंने मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का विरोध किया, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी एक इच्छा थी कि वो एक बार प्रधानमंत्री बनने का अटेम्प्ट जरूर लें। लेकिन मोदी के पक्ष में संघ का दबाव इतना था कि आडवाणी फिर साइडलाइन हो गए और अब मोदी और शाह ने उन्हें खिसकाते खिसकाते बाहर ही कर दिया है। तो आडवाणी जी ने 2004, 2005, 2009, 2014 और अब 2019 में सम्मान के साथ रुखसत होने का मौका गंवा दिया। पार्टी की ओर से नकारे जाने से पहले अगर वे खुद ही राजनीतिक विदाई ले लेते तो उनका ऊंचा कद और ऊंचा हो जाता और वो ऊंचा बना भी रहता। लेकिन अब उनके राजनीतिक इतिहास में पतन का ये अध्याय भी जुड़ जाएगा। वैसे आडवाणी जी के संसद के कार्यकाल और संसद की कार्यवाही में अपनी सशक्त उपस्थिति के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन पिछले 5 सालों में संसदीय कार्यवाही में वे बिल्कुल चुप ही रहे। हालांकि बतौर सांसद उन्होंने 90% से ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन गिनती के शब्द ही बोले। आइए देखते हैं। भाजपा के लौह पुरुष कहे जाने वाले आडवाणी जी संसद में अपना लोहा मनवाते रहे हैं। यूपीए के कार्यकाल में उन्होंने कई मुद्दों पर तत्कालीन मनमोहन सरकार को घेरा और सारी अड़चनों के बावजूद लंबे लंबे भाषण दिए। लेकिन अपनी ही पार्टी की सरकार में जब उनके बोलने पर कोई टोका टाकी भी नहीं होती, आडवाणी जी ने खामोशी अख्तियार कर ली। याद कीजिए, इसी साल 8 जनवरी को जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक पेश कर रही थी, तब सदन में मौजूद रहने के बावजूद उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि 7 साल पहले 8 अगस्त 2012 को असम में अवैध घुसपैठ और हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव में बहस के दौरान उन्होंने लगभग 5000 शब्दों का भाषण दिया था। लोकसभा के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2009 से 2014 के बीच 42 बहसों में आडवाणी जी ने हिस्सा लिया और 35,926 शब्द बोले, जबकि इस कार्यकाल में वे केवल 365 शब्द कहे हैं, वो भी मात्र 2014 में। रिकॉर्ड बताते हैं कि 19 दिसंबर 2014 के बाद आडवाणी जी ने सदन में कुछ नहीं बोला और केवल मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं या मैं ये रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करता हूं जैसे वाक्य ही कहे। जबकि ऐसा नहीं है कि 11 बार के सांसद आडवाणी जी के पास कहने को कुछ नहीं है। उनके पास कई बातें कहने के लिए हैं। उनकी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ से ये साबित होता है, लेकिन वक्त बदला, राजनीति बदली और उसके साथ LK आडवाणी भी बदल गए। वैसे आडवाणी जी संसद में पिछले 5 सालों में खामोश ही रहे, लेकिन सदन में उनकी उपस्थिति में कोई कमी नहीं आई। हालांकि भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल, जिसमें ट्विटर और फेसबुक खास है, उससे उनकी उपस्थिति धीरे धीरे सिमटती गई। 90 पार के आडवाणी जी संसद में उपस्थिति के मामले में बहुतों से आगे रहे। 4 जून 2014 से 8 जनवरी 2019 के बीच संसद के कुल 16 सत्र हुए और सदन में 321 दिन बैठक हुई, जिसमें आडवाणी जी ने 296 दिनों में अपनी हाजिरी लगाई है, यानी 92.21% उनकी उपस्थिति रही। इधर 2014 के चुनाव के बाद भाजपा के ट्विटर और फेसबुक हैंडल से आडवाणी जी गायब होने लगे। 2013 में भाजपा की 43 फेसबुक पोस्ट पर LK आडवाणी का जिक्र था, लेकिन 2014 में केवल 3, 2015 में 4, 2016 में मात्र 1, 2017 में 0 और 2018 में 2 और 2019 में मात्र 1 बार फेसबुक पोस्ट में आडवाणी जी का जिक्र हुआ। 2014 से पहले वे सक्रिय ब्लॉगर थे, लेकिन अब वहां भी खामोशी नजर आती है। तो सच ही कहा गया है कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। यानी आडवाणी युग भाजपा में खत्म हो गया है और अब अमित शाह उसके नए सूरज बनकर चमक रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या शाह उनके प्रभाव को, उनके आभा मंडल को बरकरार रख पाएंगे। वैसे आडवाणी से इतर भाजपा में कई और वरिष्ठ नेताओं की इस चुनाव में विदाई हो गई है। आइए जरा उस पर भी नजर डालें। लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा लगातार बागी तेवर अख्तियार कर मोदी सरकार पर हमलावर रहे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम टिकट न पाने वालों में सबसे ऊपर है। शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा हिमाचल प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता शांता कुमार, झारखंड के आदिवासी नेता और 8 बार के सांसद करिया मुंडा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल BC खंडूरी टिकट पाने में नाकाम रहे हैं।
इधर बिहार से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का टिकट भी कट गया है। इन सब के अलावा कलराज मिश्र, सुषमा स्वराज, उमा भारती और अभिनेता से नेता बने परेश रावल पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बुजुर्ग नेताओं में शामिल मुरली मनोहर जोशी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के भविष्य का फैसला होना अभी बाकी है। उधर छत्तीसगढ़ पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा मार यहां के वर्तमान भाजपा सांसदों पर पड़ी है। पिछली लोकसभा यानी 2014 में कुल 11 संसदीय सीटों में से 10 सीटों को जीतकर आए सभी सांसदों की छुट्टी कर दी गई है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और 7 बार के सांसद रमेश बैस, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आते हैं, उनका नाम भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि मोदी और अमित शाह की भाजपा से अटल और आडवाणी वाले सदस्यों की छुट्टी हो रही है और नई भाजपा तैयार हो रही है। अब देखना होगा कि मोदी और शाह की भाजपा आरएसएस के कब्जे में रहती है या आरएसएस इस नई भाजपा के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन दूसरी ओर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर अमित शाह गांधीनगर से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे, तब उनका राजनीतिक कद राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली जैसे नेताओं के सामने क्या होगा। जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि अमित शाह केंद्र में घोषित रूप से मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता होंगे। ऐसे में अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है, तब क्या अमित शाह गृह मंत्रालय संभालेंगे? क्या तब सत्ता के 2 केंद्र होंगे? क्या आडवाणी जी की तरह वे भी दूसरे नंबर पर ही बने रहेंगे या पहले नंबर पर आने की महत्वाकांक्षा उनमें जागेगी, यानी नरेंद्र मोदी की जगह लेने की इच्छा उनमें जागेगी? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या मोदी और आडवाणी के संबंधों की तरह मोदी और अमित शाह के रिश्ते भी सामने आएंगे? तो सवाल कई हैं। खैर, बशीर बद्र साहब का एक शेर अर्ज है कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। मुहब्बत, अदावत, वफा, बेरुखी, किराए के घर थे बदलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।